आई थिंक जो नेक्स्ट कुछ मंथ आपके लिए इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इवन आप अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे। इस बीच हमने एक बड़ा अभियान शुरू किया अवेयरनेस को लेकर के, जिसमें हमने 3 तरह की स्टेज टोटल डिज़ाइन की, जो कि वाया रिटन होके गुजरती हैं, और एक स्पेसिफिक स्टेज के विषय में बात किया जिसमें डायरेक्ट एसएसबी की बात होती है। जब मैं इस देश में 10th लेवल पे देखता हूँ तो 10th लेवल पे बड़ा ज़बरदस्त फोर्स है इस देश के अंदर। फौज की सारी एंट्रीज़ की बात करते हैं, जिसमें ऑब्वियसली आप आर्म फोर्सेस को समझते हैं, जिसके अंतर्गत आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, बट आज के डेट में उतनी ही वैल्यूएबल हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी देखते हैं। और साथ ही साथ जब पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात आती है और कमीशन कैटेगरी की बात आती है तो लाजमी सी बात है कि वहाँ पे भी जो सेनाएं हैं वो ज़मीन पे भी वर्क कर रही हैं, ग्राउंड पे भी कर रही हैं, एयर पे भी कर रही हैं और वाटर पे भी कर रही हैं। तो वहाँ 2 ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। एक आप CAPF के रूप में पहचानते हैं एज असिस्टेंट कमांडेंट, और आप एक इंडियन कोस्ट गार्ड के रूप में भी पहचानते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अर्लियर जब पहले इंडियन कोस्ट गार्ड नहीं हुआ करता था तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन नेवी की ही थी, कि जितने भी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्मगलिंग और ये डकैती वकैरी जो भी वगैरह वगैरह होता है, सारा काम देख रही थी। तो इंडियन नेवी को जो है थोड़ा सा अजीब लगा कि व्हाट इज़ माय बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें देश को बाह्य आक्रमणों से या उन सब चीज़ों से सुरक्षा प्रोवाइड करनी है, या फिर ये स्मगलिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम देखना है, या इस टाइप की चीज़ देखनी है। फाइनली फिर इस बात का मंथन करने के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड को ईजाद किया गया। ट्रेनिंग कहीं और नहीं होती है, ट्रेनिंग एक ही जगह है। ट्रेनिंग के लिए अगर इंडियन कोस्ट गार्ड का नॉन कमीशन कैटेगरी है, दैट मीन जो 10th या 10+2 लेवल की एंट्री है, उसको रखा गया INS चिल्का में, जो कि इंडियन नेवी का भी ट्रेनिंग सेंटर है 10th और 10+2 लेवल का। कमीशन कैटेगरी में जब इंडियन नेवी की हम बात करते हैं तो बहुत सारे रास्ते बनते हैं, जिनमें सबसे बड़ा रास्ता हम 10+2 लेवल पे NDA के तौर पे पहचानते हैं, जिसको आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की एंट्री के माध्यम से 2 स्पेसिफिक सेगमेंट उसमें जोड़ा जाता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा NDA एंड NA। NA इज़ ऑल अबाउट नेवल एकेडमी। NDA में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंतर्गत जो आते हैं उन्हें तो पुणे खड़ग वासला जाना होता है, लेकिन नेवल एकेडमी का जो बच्चा सफल होता है वो सीधा एजिमला जाता है। बट इसके अलावा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की भी सीट होती है, दैट मीन नेवी के भी बच्चे हमारे इंडियन मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़ग वासला जाते हैं। बट 3 साल की स्पेशल ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1 ईयर स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आर्मी वालों को IMA भेजा जाता है, एयरफोर्स वालों को डोनीगल हैदराबाद भेजा जाता है, और नेवी वालों को फिर से भेज दिया जाता है ऐसे। और एक और स्पेशल एंट्री होती है 10+2 नेवी बीटेक की एंट्री। अभी मैं एक कैंडिडेट के साथ बैठा था, ही गॉट रिकमेंडेड इन 2015, नाउ ही इज सर्विंग एज ए लेफ्टिनेंट। ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद ही वॉज थ्रू द TS एंट्री। तो हम लोग की बहुत सारी बातें हो रही थी एंड वी वर डिस्कसिंग कि लाइक सर, हर स्टेज के अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं। पहला स्टेज व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, देन कंप्लीट फोकस टुवर्ड द रिटन, कि हमें किसी भी कीमत पे रिटन एग्ज़ाम को क्रैक करना है। बट पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सर हमें SSB भी फेस करना है। तो एग्जैक्टली आई एम वर्किंग फॉर माई पर्सनैलिटी और नॉट, दैट इज़ अगेन बिग क्वेश्चन। क्या हम अपने पर्सनैलिटी के लिए उस हिसाब से काम कर रहे हैं, उन एटीट्यूड, उन पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर हम ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद फिर शुरू होती है एकेडमी की जर्नी, जब हम SSB में सफल होते हैं। एकेडमी की जर्नी भी अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, वहाँ एक अलग लाइफ, अलग जीवन, और उसको कंप्लीट करने के बाद फाइनली जब हम अपने यूनिट में पहुँचते हैं और कहते हैं कि 2 टाइम पे बिल्कुल एहसास हो जाता है कि लाइक बाहर चीज़ क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। जब आप फाइनल सेमेस्टर में होते हैं और पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है POP का, तो उस समय एज ए सीनियर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इट्स मेक डिफरेंट फीलिंग इनसाइड। एंड देन आफ्टर जब आप किसी यूनिट में पहुंचते हो और वहाँ पहुँचने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप टेक ओवर करते हो, दैट्स मेक यू अगेन फील डिफरेंट इन द लाइफ। वो एक अलग एहसास पैदा करता है। फिर यूनिट में एज ए लेफ्टिनेंट, एज ए कैप्टन, एज ए मेजर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हों, एक अलग तरह की जर्नी हो जाती है। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि लाइक जिस तरह से हम लोगों ने 10th लेवल पे अवेयरनेस फैलाई कि भाई अगर किसी को लगता है कि मैं 10th लेवल की ही एंट्री के लायक हूँ, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हर व्यक्ति को अपने पोटेंशियल का सही में पता होता है।
दो रास्ते हैं, या तो ये मानता है कि मैं अपने पोटेंशियल को अपग्रेड कर सकता हूँ सर, बेहतर कर सकता हूँ, तो लाजमी सी बात है उसके लिए मैं सारे रास्ते खोलता हूँ। बट किसी को लगता है कि एग्जैक्टली मैं नहीं कर सकता सर वो चीज़, किसी को लग भी सकता है। तो मुझे लगता है कि सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, वो आपके जीवन के लिए अच्छा है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा चिंता का विषय है। तो फाइनली 10th लेवल पे जब हम लोगों ने बात किया तो वहाँ भी हमको आर्मी दिखाई देता है, एयरफोर्स दिखाई देता है, नेवी दिखाई देता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखाई देती हैं। आर्मी के अंदर आप लोग समझते हैं 10th लेवल पे जीडी और ट्रेड्समैन की भर्ती होती है, नेवी में एमआर होता है, एयरफोर्स में ग्रुप सी की एक भर्ती होती है। इसी तरह पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको पता ही होगा हाल फिलहाल में एक एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है जो कि 2018 के बाद फाइनली 2021 में आ गई है, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स आप कह सकते हैं सीधा सीधा। और ऐसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत एक स्पेशल एंट्री होती है, दैट इज़ कॉल्ड नाविक डीबी, डोमेस्टिक ब्रांच के अंतर्गत। ऐसे ही एक स्पेशल एंट्री और ईजाद की गई गर्ल्स के लिए, जो कि 10th लेवल पे नहीं थी कोई भी गर्ल्स एंट्री, तो बनाया गया विमेन मिलिट्री पुलिस, वैसे भी इसको CMP के नाम से जाना जाता है, कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। तो लमसम 6 अपॉर्चुनिटी बनी जो प्योर 10th लेवल पे बनी। हमने जम के बीड़ा उठाया और देश में हम लगातार अवेयरनेस फैला रहे हैं, जिससे कि जो बच्चे उस एलिजिबिलिटी को तय करते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं सर हम इसके काबिल हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन 10th के बाद रुक गई, पारिवारिक स्थिति सही नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो एक अच्छा मौका है। अगर वो प्रयास करें तो मुझे लगता है किसी हद तक खुद को सफल बना सकते हैं। और ऐसा फौज में सिस्टम बिल्कुल नहीं है कि आपको रोक देते हैं, आपको आगे की इंट्रीज के लिए भी वो इंस्पायर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिससे आप आगे जा सकें। जिस तरह 10th को मैंने कैटेगराइज किया 6 अपॉर्चुनिटी में, फिर मैं भागते हुए 12th स्टैंडर्ड पे आया। जब 12th स्टैंडर्ड पे आया तो लाजमी सी बात है कि सबसे पहले मैं रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो रिटन के माध्यम से NDA वन ऑफ द बेस्ट एंट्री, नेशनल डिफेंस एकेडमी, कमीशन कैटेगरी की एंट्री, अप टू द मार्क, वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। बट NDA अकेले कमीशन में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबका एंट्री ले रही थी, तो वहीं नॉन कमीशन भी एंट्री बनाई गई। एयरफोर्स के लिए X and Y, जिसको एयरमैन आप बोलते हैं, नेवी के लिए SSR और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस बनाया गया, टेक्निकल और एज ए डेक कैडेट के तौर पे, और आर्मी के लिए आर्मी नर्सिंग और टेक्निकल और क्लर्क जैसी एंट्री बनाई गई, जो कि यूनिट के अंतर्गत जो उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, टेक्निकल, क्लर्कियल, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आर्मी के थ्रू बच्चे जाके टेक ओवर कर सकें। और इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत उस तरह की GD नामक एंट्री बनाई गई, जिसको हम ग्राउंड ड्यूटी के नाम से जानते हैं, नाविक GD के नाम से। तो इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया, अराउंड 6 अपॉर्चुनिटी कमीशन ने नॉन कमीशन मिला करके जो है 10+2 लेवल पे बनाई गई। फिर इसी क्रम में मैं आगे बढ़ना शुरू किया और फाइनली मेरे सामने ग्रेजुएशन था। ग्रेजुएशन आते ही मुझे अजीब लगता है ये कि जब देखता हूं तो लोगों ने अपनी अपॉर्चुनिटीज को सॉर्ट कर रखा है एकदम, क्यों आई डोंट नो। ग्रेजुएशन में आपका 60% बहुत मायने रखता है, ये सब कुछ डिसाइड करता है। आपको पता होना चाहिए कि जब फौज में हम एंट्रीज की बात करना शुरू करते हैं बच्चा, और कमीशन कैटेगरी की बात करते हैं, तो आपको पता है कमीशन कैटेगरी के लिए 10+2 लेवल पे अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो हमारे पास केवल 120 सीट्स होती है, जिनमें 92 आपकी फ्लाइंग ब्रांच के लिए होती है और 28 सीट आपकी ग्राउंड ड्यूटी के लिए होती है। ये भी 1 साल पहले ही लागू हुआ, अदरवाइज 120 सीट पूरी की पूरी जो है फ्लाइंग ब्रांच के लिए हुआ करती थी। फिर आया कि भाई क्या एयरफोर्स का इससे पेट भर जाएगा, तो जवाब मिला नहीं। फिर वो प्रोसेस करके गए आगे और उन्होंने जो है सीडीएस एंट्री बनाई। सीडीएस के थ्रू भी उन्होंने एयरफोर्स की एंट्री ली, 65 सीट्स उनको मिली वहाँ से। उससे क्या एयरफोर्स का पेट भर गया, तो जवाब आया नहीं। तब उन्होंने एक विशेष एंट्री ईजाद की इस देश में, जिसका नाम है एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एक अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ, जहाँ फ्लाइंग ब्रांच को भी ऐड किया गया, टेक्निकल को भी ऐड किया गया, ग्राउंड ड्यूटी को भी ऐड किया गया, एजुकेशन ब्रांच को भी ऐड किया गया, एक सेंट्रलाइज एंट्री बनाई गई एफकैट के तौर पे। बिल्कुल एक बड़ा संघर्ष है। लास्ट ईयर जो परंपरागत सुधार हम करते आए, बिकॉज हम अगर एयरफोर्स में भी जितने भी नॉन कमीशन कैटेगरी या एनडीए की बात करें तो टाइमिंग बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो पहले परसेंटेज बाउंड्री हुआ करती थी इन सब एग्जाम्स में, टाइमिंग वो सारी चीज़ें खत्म हुई और सिस्टम ऑनलाइन आ गया। एफकैट के लिए भी हमेशा यही सोच थी हमारी। तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर एफकैट ने एक बड़ा सुधार किया। जो 10+2 पे अभी तक ये 60% मांगते थे, उसको इन्होंने कितना कर दिया बच्चा, 50% कर दिया। क्या कर दिया? द सेम एक्सपेक्टेशन वी हैव अगेन फॉर द एफकैट ऑन द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, कि जो एक 60 का मार्का आपने लगा रखा है सर, प्लीज़ इसको भी हटाइए।
आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिलेंगे और जो सीट्स जो शॉर्टेज जा रहे हैं उसको आप फुलफिल कर पाने में कामयाब होंगे। लकली 2022 में ये खुशखबरी आपके सामने दिखाई भी दे सकती है कि एफकैट भी अपने अंदर से परसेंटेज की बाउंड्री को क्या कर सकता है, हटा सकता है। क्योंकि आपकी रेस्ट जितनी भी एंट्री है आप एनडीए के द्वारा ले रहे हैं, वहाँ तो परसेंटेज का ग्राफ नहीं लगाया आपने सीडीएस के थ्रू एयरफोर्स की एंट्री ली, वहाँ तो परसेंटेज ग्राफ आपने नहीं लगाया, तो आखिर एफकैट में क्यों? एफकैट में भी इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बट अभी तक 60% का मार्का है। ये तो रही एयरफोर्स की जर्नी जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आखिर एयरफोर्स कैसा फंक्शन करेगा, किस तरह करेगा और क्या करेगा। तो जिस तरीके से एयरफोर्स ने अपने प्रोसीजर को बनाया, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इंडियन नेवी भी इसी प्रक्रिया को ईजाद किया। उसने भी 10+2 लेवल पे एंट्री बनाई, ऑब्वियसली वो एनडीए के थ्रू बनाई, नेवल एकेडमी का रास्ता बनाया, इंडियन नेवी में भी स्पेशल सीट्स दिलाई, बट बहुत ज़्यादा नहीं थी, 35 के आसपास। इसके साथ साथ ये आगे बढ़े तो सीडीएस के थ्रू भी इन्होंने स्पेस बनाया कुछ एंट्रीज को कराने का। फिर फाइनली इनके भी दिमाग में आया कि क्यों ना एफकैट जैसा प्रोसीजर हम लोग भी कंटिन्यू करें। जिसको कंटिन्यू करने की बात आई तो इन्होंने आईनेट एग्जाम कंडक्ट किया, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 2020 में पहली बार हुआ। फिर उसके बाद कोरोना, ये ब्ला ब्ला ब्ला। इंडियन नेवी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है तो कुछ ज़्यादा ही अलग सिस्टम पे काम करती है, बट कहीं ना कहीं एयरफोर्स ने अपने सिस्टम को नहीं बिगाड़ा, आर्मी ने अपने सिस्टम को ब्रेक नहीं किया। उन्होंने कमाल की कंटिन्यूटी को पूरा का पूरा मेंटेन करके रखा। और फाइनली उसके बाद से आईनेट ने अपना एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट किया, ना उन्होंने अपना अक्टूबर वाला अटेम्प्ट कंडक्ट किया, ना फैब वाला किया, और अगला जो कि होना चाहिए अक्टूबर माह में फिर से, इसके भी चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। तो आप पूछेंगे इसके रीजंस क्या हैं सर? तो इसके रीज़न साफ साफ हैं, क्योंकि इन्होंने हाइड्रो के लिए अपनी अलग वैकेंसी निकाली, आईटी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अलग वैकेंसी निकाली, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए अपनी अलग वैकेंसी निकाली। सबकी अलग अलग वैकेंसी निकाल के अपनी सीट फुलफिल कर रहे हैं। बट एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ये है कि बहुत जल्द फिर से चीज़ें फ्लोर पे आएंगी और आईनेट जैसी एंट्री फरवरी में हर बच्चे को फिर से देने का मौका मिल सकता है। बट अगेन 60% की बाउंड्री वहाँ पे भी लगी है, और ग्रेजुएशन की एक ही एंट्री वहाँ पे है जो कि ग्राउंड ड्यूटी कैटेगरी में क्या कर रहे हैं वो लोग ले पा रहे हैं। देन पहले जहाँ हम सीडीएस की बात कर रहे हैं, एफकैट की बात कर रहे हैं, आईनेट की बात कर रहे हैं, 2 साल के बेसब्री से इंतजार के बाद अभी उस दिन जब मैं लाइव इंट्रैक्शन कर रहा था ऑनलाइन बच्चों से, कुछ इसमें भी रहे होंगे बच्चे, तो आई गॉट द लाइव इंट्रैक्शन। देन सम कैंडिडेट कम फ्रॉम द टीए बैकग्राउंड, टेरिटोरियल आर्मी बैकग्राउंड से आए थे, एंड दे वर आस्किंग वेरी क्लियर क्वेश्चन कि सर मई में आना था, 2-2 साल पे टेरिटोरियल आर्मी है, अब सर आएगा कि नहीं आएगा? तो फाइनली पॉजिटिविटी ये रही कि जो है हमने कहा कि जुलाई में फॉर्म आ जाएगा। तो लकली आज से फॉर्म भरना क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले हमने वीडियो क्या कर दिया बच्चा, उसका रिलीज़ कर दिया। मेजर सी चैनल सब्सक्राइब किए नहीं किए आप? बहुत ज़रूरी है भाई, इसलिए क्योंकि आई एम कमिंग विद लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, लॉट ऑफ आइडियोलॉजी, लॉट ऑफ सिस्टम। एक्चुअली देश में बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया जाता है, तो इट्स माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं पूरे फौज के रियल स्ट्रक्चर्स को आपके सामने रखूँ, सारी एंट्रीज़ को, वैकेंसीज़ को, जिससे एक मोटिवेशन व्याप्त रहे कि आप बस तैयार रहो, मौका आपको मिलने वाला है। और वो तैयारी ही होगी जो आपके सफलता का कारण बनेगा, और इसका कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाँ आपको रिटर्न से लेकर के एसएसबी तक खुद को अप टू द मार्क बनाना है। एक बच्चा मेरे से मिला, ही वाज आस्किंग द क्वेश्चन, डू यू थिंक कि सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द सीडीएस एंड पैरेलली आई विल प्रिपेयर फॉर द एफकैट टू? हमने कहा क्यों भाई, कहाँ से ये सस्पेंस तुम्हारे ब्रेन में आ गया? आज इंग्लिश के रोल की बात कर लें आप एफकैट के स्टैंडर्ड पे, आप जो सीडीएस पढ़ रहे हैं मतलब उसका भी टॉप स्टैंडर्ड है, 100% क्वेश्चन करने में आप कैपेबल होंगे, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जानना है। सीडीएस में जो अर्थमेटिक का आपका स्टैंडर्ड, आई नो लॉट ऑफ पीपल हियर रन अवे फ्रॉम द अर्थमेटिक क्लास, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। एफकैट भी देना है भाई, आईनेट भी देना है, अभी टीए आया है, नहीं भरोगे? क्यों नहीं भरोगे भाई? और भरोगे तो 50 क्वेश्चन अर्थमेटिक के और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के। भाग किससे रहे हो आप? हम पढ़ाने से भाग रहे हैं? मत भागिए और सब पढ़िए, कुछ मत छोड़िए, हर चीज़ हम कवर करेंगे। अर्थमेटिक भी पढ़िए, रीजनिंग भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए। जीएस जिस स्टैंडर्ड का आप पढ़ रहे हैं बेटा, आई थिंक इट्स अ ग्रेट। हाँ, हो सकता है कि एफकैट में प्रश्न बन जाए कि भी प्रेसिडेंट किसको इस्तीफा देता है सीधा, बट पूरा का पूरा प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर आप कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं? वो तो केवल एक सिंपल सा पार्ट पूछ सकता है एफकैट में, बट उसका डीप स्टडी, जनरल स्टडी का जो पार्ट है वो इधर है। आप पूरा जब स्ट्रक्चर ही जान रहे हो तो क्या वो इस्तीफे वाला एक प्रश्न आपसे ना हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा भाई? स्टैटिक जीके
केवल एक बार रिवाइज मारने का आवश्यकता है, डन। और एफकैट भी ग्राउंड पे आ जाएगा, आईनेट भी ग्राउंड पे आ जाएगा और टीए भी ग्राउंड पे आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो हमारी बात? और पहले सीरियस सीपीएफ में तो कोई अंतर है ही नहीं, इट्स इक्वल स्टैंडर्ड। देन वन एक्स्ट्रा पार्ट इज एडेड, ओनली डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जैसी भी चीज मैं आपको बड़ा स्पष्ट भाषा में समझा दूं कि केवल पढ़ाने से किसी के आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में कमांड नहीं होल्ड कर सकते। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की कमांड आपके स्वयं के एफर्ट्स पे लागू होती हैं कि आप कितना इंक्लाइंड हो टूवर्ड द इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, राइटिंग एंड रीडिंग। Otherwise you will not perform, because we talk about the 4 essay writing. Obviously you have 2 options, you can write in Hindi, you can write in English, but उस 4 essay में इंग्लिश और हिंदी से ज़्यादा ज़रूरी कंटेंट होता है कि आखिर उधर आप लिखने क्या जा रहे हो। Once you given the counter argument, I know the language is important, writing is also important, but भाई काउंटर किस बात का कर रहा है? प्रोज एंड कॉन्स आपको हर टॉपिक का समझना जरूरी है। Once you're going to make the report writing sense, यार कुछ भी ट्रेजिडी हुई, कहीं कुछ भी हुई, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको रिपोर्ट, वही रिपोर्ट राइटिंग है। और क्या रिपोर्ट राइटिंग आसमान से आता है? वही रिपोर्ट राइटिंग है कि what the sense we need to, and tell you one thing very honestly, when you participated for the GPE group planning exercise during the SSB, the same report writing is going to happen there, because they give you different situations and you need to organize each and everything in a systematic way, and that's all about the report writing. कि आखिर आपको 6 लोग की टीम मिली है और ये प्रोजेक्ट्स आपके सामने हैं, समस्याएं आपके सामने, हाउ यू गोइंग टू सॉर्ट आउट देम? आप उनको कैसे सॉर्ट आउट करने वाले हो? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट आ जाता है, देन प्रेसी हो जाता है, फिर आपका कॉम्प्रहेंशन पार्ट आ जाता है, रेस्ट आपका ग्रामर, यही 20 क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब्स के, प्रीपोजिशंस के और कुछ सिंटैक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। यही है पूरा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जाना होगा। And I want to tell you, and this is the problem, what energy, what possibility। हम ग्रेजुएशन लेवल पे 2 बैच नहीं बना पा रहे हैं और हम 10+2 लेवल पे 50 बैच बनाते हैं। What is this? कहीं नहीं कहीं अवेयरनेस की ही तो कमी है। And tell you one thing very honestly, if you prepare like serious examination, आप हर एग्जाम के लिए कैपेबल हो, कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं जिसको आप ना दे सको, फुल्ली कैपेबल। लेकिन अगर उसमें से अर्थमेटिक छोड़ के भाग रहे हो, रीजनिंग छोड़ के भाग रहे हो, जनरल साइंस छोड़ के भाग रहे हो, ज्योग्राफी छोड़ के भाग रहे हो, हिस्ट्री पॉलिटी छोड़ के भाग रहे हो, तो फिर तो खतरे की घंटी है भाई, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बीइंग अ ग्रेजुएट कैंडिडेट बच्चा, आई एम होपिंग लॉट्स ऑफ मैच्योरिटी एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इन यू, बिकॉज टाइम इज नाउ गोइंग टू बी वेरी प्रीशियस फॉर यू। अभी पता है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, और बीत जाने दो 1 साल, फिर देखना परिवार वाले कैसे घूरते हैं कि भाई अब तू निकल, छोटा भाई भी है। और सच है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स के ऊपर हम कब तक लेके बैठे रहेंगे सर? हर चीज़ की लिमिट होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू अपीयर फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड, 60% का सेम क्राइटेरिया, सेम चीज़। आखिर इंडियन कोस्ट गार्ड क्यों नहीं अप्लाई हुआ? होना चाहिए। वहाँ भी सेम प्रोसीजर है, वही PSB और FSB का जर्नी है, जिसको आप प्रीलिम सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं, जो कि BST की तरह है, बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट जो हमारे SSB में है, एंड देन यू गो फॉर द सेम FSB के लिए फाइनल जो है सिलेक्शन बोर्ड के लिए, एंड दैट गो होल प्रोसीजर लाइक इंटरव्यू, साइकोलॉजी एंड GTU। तो जस्ट क्रिएट मेनी वेज। अगर कुछ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आपके लिए है भाई TGC, आपके लिए है SSC टेक, अच्छे ऑप्शंस हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे भी कोई अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, बट अल्टीमेट एक ही चीज़ चाहिए। 2 स्टेप हैं, एक है रिटन की प्रिपरेशन जो बड़ी सच्चाई के साथ होनी है, कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं, यू नीड दैट स्टैंडर्ड। और एक बात बड़ा हिंदी में समझा दूं कि अगर किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद आप CDS या CPF के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर अप्रोच कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई कॉन्सेप्ट लेस है, उसका कोई मतलब होने वाला नहीं है। सब दिल पे हाथ रखोगे और जॉब मार के आओगे, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। तो टेक इट सीरियस, निचोड़ लो सामने से एकदम, और खुली छूट है इसके लिए। यू नीड दैट स्टैंडर्ड, एंड बीइंग अ ग्रेजुएट आई एम एक्सपेक्टिंग यू आर क्वाइट मैच्योर फॉर दैट ओवरऑल। कहीं स्टैंडर्ड में कोई कमी आ रही, कुछ आ रही, मेरे को बताओ, लगातार वो नंबर चिपका होगा। आई एम ऑलवेज अलर्ट ऑन दैट। बट ये एक कहते हैं ना लाइफ का सपना यार, कि काश इस देश में मैं ग्रेजुएट एंट्री के लिए भी उतना ही मोटिवेशन, उतनी ही एनर्जी क्रिएट कर पाऊँ। चैनल पे स्पेस नहीं मिलता है,
कि हाँ मैं आके इसके लिए क्या करूँ, बट आई एम ट्राइंग हार्ड राइट नाउ टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ दिस लेवल ऑन द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। डाइवर्ट मत होइए, आप में बहुत मौके हैं। आई नो डिफरेंट केसेस यहाँ पे होंगे, किसी का ग्रेजुएशन में 60% क्या होगा, नहीं मेंटेन हुआ होगा। आई नो बेसिक चैलेंजेस भी हैं, बट इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस हैं। इसमें से कोई NCC सर्टिफिकेट हाथ उठाए। हाउ मेनी? 1 2 3 4 एंड 5। कितने C सर्टिफिकेट? 2 पीपल। C सर्टिफिकेट, अच्छा ऑल C सर्टिफिकेट। कितने A ग्रेड? कितने B ग्रेड? मतलब 100% एलिजिबल। कितना परसेंटेज ग्रेजुएशन में? 50। एग्जैक्ट बनाया। ये कौन सा कॉलेज है जो कसम खा के रखा है कि 50 नहीं डाकने देंगे? मतलब आई रियली फील सरप्राइज। ये ग्रेजुएशन एंट्री में एक अलग तरह का शोषण है कि सर हमने सब कर लिया है और इन्होंने कसम खा रखा है कि हम तुमको 50 से ज़्यादा जाने नहीं देंगे। अच्छा यही 37 70 75 आ जाए भाई, मज़ा आ जाए। क्या आ जाए? सर बोले तो लाइन लगा दे अपॉर्चुनिटीज़ की। बहरहाल आप फॉर्म भर सकती हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका कितना बच्चा? अपेयरिंग चल रहा है, तो आप 60 तो होल्ड कर ले जाएंगे ना? चांसेस बनाइए। हाँ हाँ, आग लगा दीजिए। जी आप बताएं। शाबाश। BA ही किया, BSc की, BTech? चलो BA में 60 कहाँ से पाए? हाँ अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कौन है भाई? जी आप बच्चा? शाबाश। क्या किया आपने? BSc बायो। थोड़ा साइंस वालों को नंबर मिलता है ठीक ठाक ना, ये आर्ट वालों के साथ दुश्मनी चल रही है। हाँ, दुश्मनी इज गोइंग ऑन। चलिए बहरहाल आप सब एलिजिबल हैं अल्टीमेट, और आशा करता हूँ फॉर्म भी भरी दिया होगा। SSB कब आएगा? लिंक्स पता है कब आएगा? जी 15 अगस्त के बाद। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। और SSB के लिए अभी से ग्राउंड वर्क शुरू कर दीजिए, ठीक है ना, एंड ट्राई टू मेक इट अप टू द मार्क। चलो एक एंट्री थी हो गई। NCC आप लोग समझते हैं? NCC आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में भी ले सकते हैं। 2 ऑप्शन होता है, या तो 9th-10th लेंगे तो आपका A सर्टिफिकेट होगा। बहरहाल वो बहुत मायने नहीं रखता है। अगर आप 11th-12th भी करते हैं 2 साल, तो आप अपना ABC क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं, और C सर्टिफिकेट में A ग्रेड और B ग्रेड भी ले सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ज्वाइन कर लीजिए, तब भी आप 3 सालों में अपना BC सर्टिफिकेट क्या कर सकते हैं? कंप्लीट। आपने कब लिया था? ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में ले लिया। कितने साल में कंप्लीट हुआ आपका? 3 साल में। आपने कब लिया जी? तो A भी किया होगा, 12 तक तुम्हारा डन हो गया। चलो गुड। आपका बच्चा? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया। हाँ कहाँ, किसने बताया? आपने 12 तक किया कि फिर ग्रेजुएशन में बढ़ाए? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर दिया। आपका बच्चा? ग्रेजुएशन में कंप्लीट किया। चलिए बहुत बढ़िया। एक तो ये रास्ता हो गया। कुछ लॉ ग्रेजुएट्स भी हैं इसमें? तो बोले सर इतने पुराने लोग नहीं हैं इधर, हाँ थोड़ा नए लोग हैं। चलिए ठीक है। बीटेक वाले कितने हाथ उठाए भाई? अच्छा आप लॉ ग्रेजुएट्स हैं? फार्मा बैकग्राउंड के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट इन OTA there is an option for the pharma category, and physiotherapist both, they give the option for that role, you can go for that category. नर्सिंग वालों का जो एंट्री बना है कमीशन कैटेगरी का, उसको बोलते हैं AMC-NT, आर्म मेडिकल कोर नॉन टेक्निकल। नहीं फार्मा में, दैट इज ओनली फॉर द नर्सिंग एस्पिरेंट। वैसे ही फौज का एक सिस्टम होता है ना, लाइक ऑल कैंडिडेट गोइंग फॉर द नॉन कमीशन कैटेगरी ऑन 10+2 लेवल। तो फौज ऑलवेज ऑर्गेनाइज देयर कमीशन कैटेगरी एंट्री, लाइक वी टॉक अबाउट द ACC, आर्मी कैडेट कॉलेज, that applied for the all Army, Air Force and Navy for the non-commissioned category. But ACC का एक एज होता है 25 साल तक क्लोज। फिर उसके बाद आर्मी वाले 2 ऑप्शन और खड़ा करते हैं, SCO एंड PCSO, अप टू 42 ईयर्स तक। कब तक दिया जाता है? 42 साल तक आपके पास वो ऑप्शन होता है, ठीक है। एंड नेवी में जो होता है 2 ऑप्शन और क्रिएट होते हैं, दैट्स कॉल्ड CWE एंड HET, दैट्स कॉल्ड कमीशन वर्दी एग्जाम, एंड HET हायर एजुकेशन टेस्ट। और एयरफोर्स में एक स्पेशल और एंट्री होती है जब NCO नॉन कमीशन कैटेगरी, दैट्स कॉल्ड SEC, स्पेशल एंट्री इन कमीशन कैटेगरी। तो भी ऑप्शन वहाँ पे क्या होता है बच्चा आपका? जी
उस लेवल पे स्पेसिफिक कोई एंट्री अभी तक जनरेट नहीं, दस नथिंग लाइक दैट, कोई एंट्री नहीं। विल गो फॉर द सीरियस ओनली एंड CPF एंड अदर एंट्रीज। हाँ, लेट्स गो फॉर दैट, उसके लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, जैसे आर्टिकल मैंने किया तो उसका एडवांटेज। अभी कल कैप्टन सर के साथ मैं बैठा था एंड आई डिड ए स्पेशल वीडियो फॉर द ओनली NCC एस्पिरेंट, आप सबके लिए। ईश्वर चाहेंगे तो कल वो वीडियो क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। अभी मैंने डिसाइड कर लिया सारी स्पेसिफिक एंट्रीज़ को जा के उनकी एकेडमी, उनका ट्रेनिंग सिस्टम, एक एक चीज़ को लेके हम पूरा तरह से एकेडमी का पूरा परफॉर्मा ही ला रहे हैं। तो इन दैट वीडियो आई ब्रीफ एवरीथिंग, और क्यों RD ही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो रहा NCC की कहानी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप। कितने लोग के ग्रेजुएशन फाइनल ईयर हो चुके हैं, हाथ उठाएं। ठीक ठाक, फिर नीचे करें। कितने लोग का 60% से ऊपर है, हाथ उठाएं। ये संख्या फिर कम हो गई। हाँ, ये 60 वाला आंकड़ा बड़ा अजीब हो जाता है सर। हाँ, ये थोड़ा सा दुखदाई हो जाता है। एंड इवन ऑनेस्टली आई एम टेलिंग, आई एम फाइटिंग लॉट फॉर दैट। लेकिन ये है कि नेक्स्ट ईयर तक ऑफ कोर्स इस बात पे ख्याल रखें कि वी आर डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट फॉर दैट। हम अपनी तरफ से जितना मेल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ग्राउंड बनाने के लिए। क्योंकि ऐसा है कि ये क्राइटेरिया लगा के कहीं ना कहीं वो भी अपनी सीट फुल कर पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो लाजमी सी बात है कि चेंज उनको लाना ही होगा, और जल्दी ये चेंज आपको दिखाई देगा। CPF का कितने लोगों ने इसमें फॉर्म भरा है, हाथ उठाएं। नीचे करिए। बाकी लोगों ने क्यों नहीं भरा है? एक आध आदमी खड़ा हो मुझे बताए। जी आप, हाँ, क्यों नहीं भरा आपने? भरे आप? बाकी NCC वाले जितने होते हैं इनको GD वगैरह का रिटर्न एग्जाम भी देने की ज़रूरत, जिसको बोलते हैं CEE, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, वहाँ देने का उनको नहीं होता, केवल फिजिकल स्टैंडर्ड से भी क्वालिफाई हो जाते हैं। बैठ जाइए। FCAT का फॉर्म कितने लोगों ने भरा, हाथ उठाएं। सबसे पहली लड़ाई तो मैं पूरे देश में ये छेड़ूंगा कि मुझे 60 चाहिए। क्या चाहिए? इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी कैन एटलीस्ट फिल द ऑल फॉर्म। यार हम सारे फॉर्म क्या कर सके सर, भर सके। बड़ा दुख हो जाता है पर्सनली। आपको कितना परसेंटेज है? हाँ, बड़ा बढ़िया यार, बीटेक किया हुआ क्या? हाँ, गुड। तभी एज नहीं हुई क्या? तो सब भरा नहीं? नहीं सर, आप मेन फोकस रखिए, हम रोक कहाँ रहे हैं आपको मेन फोकस रखने के लिए। बट बाकी एग्जाम दे देंगे तो क्राइम हो जाएगा क्या? पहली बात तो पूरी ग्रेजुएशन की इस एंट्री को मुझे इस माइंडसेट से निकालना बड़ा चैलेंज हो गया है कि क्यों आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि आप सीरियस भी दे सकते हैं, आप CPF भी दे सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड। भाई जानने में आपका क्या जा रहा है? सफल हो जाइएगा तो छोड़ दीजिएगा, सफल हो जाइएगा तो छोड़ दीजिएगा। कोई रोका है आपको? नहीं रोका ना बच्चा। बट आप भरिए फॉर्म प्लीज, वो एक अलग तरह का ऊर्जा है। और ठान के आया करो 10 बजे इधर आएंगे सर, 4 बजे से पहले नहीं जाएंगे। हमको 6 घंटे पढ़ाइए। आप क्या पढ़ाइए? हमारे पास कोई काम नहीं है इस समय, हमको 1 साल केवल पढ़ना है शांति से। एक एक चीज़ पे कमांड चाहिए। आप स्पेशल पीरियड रीजनिंग का लगवाइए मौर्य सर से बात करके, स्पेशल पीरियड लगवाइए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। जो बच्चे हैं सब पढ़िए बैठ करके। एंड आई नीड दैट बूम एंड, क्योंकि यार जो ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट्स है, बड़ा कभी कभी दुख होता है। अभी मेरे पीछे श्रेयांश बैठे हुए हैं, सीरियस की कट ऑफ आ गई, पता चला कि नहीं आप लोगों को? अभी मैं बुलाता हूँ, बाहर ही हैं। श्रेयांश गॉट 33 रैंक्स। क्या रैंक मिली? 33 रैंक्स। मतलब आप देख भी सकते हैं, अभी नंबर वो खुद बताएगा। एंड बट दुर्भाग्य कितना बड़ा है जीवन का। ही इज़ अ मेडिकली अनफिट। क्या हो गया बच्चा? क्यों, आप पहले जानते हैं क्या? नहीं, मतलब आज मिलाएंगे ना। तो ऐसे भी चैलेंजेस सामने आते हैं, क्योंकि देखता हूँ तो अंदर से मुझे क्या लगता है, बहुत अजीब। फिर मैंने कहा नहीं भाई, तू आज आप मेरे साथ, टेंशन न ले, अपना सिविल वगैरह फोकस करते रहो। बिकॉज मेडिकल एफिशिएंसी आपकी गई तो आप गए काम से ना ओवरऑल। तो फौज ना ही है हर तरह से। एंड सच ए कैपेबल गाय कि वो किसी भी चीज़ में, आई जस्ट टेल हिम टू शेयर द ऑल एक्सपीरियंस व्हाट ही हैज़। और मैं चाहूँगा वो अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों को बताए। एंड टेक वेरी लाइट मूड, जेंटल, डिलीजेंट, अप टू द मार्क। ऐसा बंदा हम लोगों के साथ 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता है आज के भी डेट में, क्योंकि करंट वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने दे रखा है। हाँ, लेकिन फिर वो जुनून है, वो पैशन है। कोई एग्जाम में फेल नहीं कर सकता है। दैट पोटेंशियल कैंडिडेट है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि दिस इज वेरी प्रीशियस टाइम गोइंग ऑन यार। कुछ लोग इसमें हैं जो 10 बजे नहीं आ पाते हैं। अक्षय सर इज़ वेरी गुड टीचर। आई वांट टू टेल यू व्हाई। प्योर सीरियस का एस्पिरेंट है बच्चा वो, और सब क्वालिफाइड मास्टर हैं। और उस चीज़ पर उन्होंने क्या रखा है? परफेक्शन रखा हुआ है। आई नो समबडी हैव हिंदी इंग्लिश इशू। भाई सुधार लो यार। अगर हिंदी इंग्लिश का ऐसे ही टंटा चलता रहेगा तो नथिंग इज गोइंग टू बी इम्प्रूव। बिकॉज फॉर वट इंट्री यू आर ट्राइंग,
ध्यान रखना, ऑन द ग्रेजुएशन लेवल यू कांट गिव द एक्सक्यूजेस, आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं। टी का फॉर्म आज से खुल गया, पता चला आप लोगों को? प्लीज़ देख लिया करिए, कोई भी वैकेंसी कोई भी चीज़ मैं छोड़ता नहीं हूँ, 100% आके बताता हूँ और सब सिस्टमैटिक बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको कहीं भटकने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो प्लीज़ अलर्ट एंड अपडेट विद द चैनल सो यू गेट द ऑल इन्फॉर्मेशन। वो भी सौरभ सर बताएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? बता तो दिया, बता तो दिया। प्राइवेट क्लासेस क्या ले रहे हैं सर? तो वहाँ से कुछ शो नहीं करना? क्या शो करोगे सर? आई एम टेकिंग प्राइवेट क्लासेस, दैट्स इट, एंड पैरेलली आई एम स्टडिंग नाउ। पढ़ भी रहा हूँ सर, वो भी कर रहा हूँ, इसमें बुराई क्या है? और ऐसा थोड़ी आप ही के भरोसे बैठ रहा हूँ। नहीं, इट्स देखो एक बात ऐसे भी समझो, 9223 ऑफिसर्स का शॉर्टेज है। क्या है? तो जो चुन के जाते हैं ना भाई, अभी बंदा आके मेरे से बैठा था, प्रणय मेरे से बात हो रही थी, तो ही वॉज थ्रू द TS एंट्री। इवन TS के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट ही अटैच नॉट विद द सिग्नल, ही अटैच हिमसेल्फ विद द इन्फेंट्री, क्योंकि दोनों एक्सपोजर चाह रहा था कि सर इन्फेंट्री का भी अनुभव रहेगा और टेक्निकल ब्रांच है। कहा सर 1.5 साल में आया हूँ सर, 20 दिन की छुट्टी लेने में CO का शकल देख के ऐसा लगता है कि रोना आएगा, मैं जाऊँगा ही नहीं, और मैं 20 ही दिन में भाग रहा हूँ सर यहाँ से, अब फिर मैं 1.5 साल बाद दिखाई दूंगा। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू द लव व्हाट द पैशन चिल्ड्रन हैव टुवर्ड दैट। तो इतना शॉर्टेज है ना भाई कि किसी को फौज छोड़ती ही नहीं है। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो वैसे भी आपको तो 4 ईयर to 2 ईयर करके एक्सटेंशन मिला ही हुआ है, बट इफ़ यू मेंटेन द ऑल डिसिप्लिन, डिग्निटी, फोकस, डेडिकेशन, तो भेजेगा परमानेंट, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से लाएंगे ऑफिसर्स इतनी ट्रेनिंग करके, जिनको अब तो दिमाग बना रखा है, क्या उनको बाहर बैठाएंगे? और बहुत काम है भाई, बहुत काम है, अभी अंदर जाने के बाद समझ में आता है। तो जस्ट गिव, आई नो मेनी कैंडिडेट्स दे आर जस्ट वर्किंग परमानेंट, गए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और ये तो हाई प्रोफाइल जाते हैं, ये तो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि अलग तरह का इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपोजर इनका पहले से ही रहता है, मतलब कहीं ना कहीं वर्किंग होते हैं, तभी तो वर्किंग मांग रहा है, तो इनका एक्सपोजर ही अलग लेवल का होता है। दे ऑल गॉट द अपॉर्चुनिटी कि इनको परमानेंट कैटेगरी में लाया जाता है। बट अभी परमानेंट डिसपरमानेंट की चिंता नहीं, पहले क्रैक करने की चिंता होनी चाहिए। दैट हैपन। प्लीज सिट डाउन। श्रेयांश प्लीज कम ऑन द स्टेज वंस। तो कभी भी कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस्ड, ऑल एक्सपीरियंस्ड कंप्लीटली, प्लीज़ 2-4-10 मिनट कभी भाई मिला करे तो चले आया करो केबिन में, वैसे आता रहेगा हमेशा ही, बिकॉज स्पेशली आई सजेस्ट हिम कि यार देखिए यार तू ग्रेजुएट का बंदा है, मैं तो 10+2 वाला NDA का हूँ, तो मेरा उधर का मोटिवेशन अलग ही लेवल का चलता है, बिकॉज हम ग्रेजुएट तक नहीं पहुँचे, 10+2 की हम लोगों का डन रहा। एंड तो एक जिम्मेदारी है कि जस्ट मेक देम टू कॉन्फिडेंट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे पढ़ाना है, जितने भी यूनिट टेस्ट रिपोर्ट्स इनकी आएंगी सारे के सारे एनालिसिस हमें करनी है, कहाँ इनमें कमी है, किस तरह से है। जैसे एक बड़ा फोबिया जनरल स्टडी पार्ट को लेके रहता है, तो कुछ आप बताएं कि आखिर GS के लिए खुद कैसे अच्छा काम करना स्टार्ट करें कि एग्जाम, क्योंकि मेजर रोल तो अदा करता है कहीं ना कहीं। एंड इंग्लिश में बच्चे अच्छा कर लेते हैं, अर्थमेटिक भी पकड़ ले जाते हैं, साइंस बैकग्राउंड से कोई बड़ा चैलेंज नहीं होता है। गर्ल्स के लिए तो है ही नहीं अर्थमेटिक, केवल GS और इंग्लिश भी पकड़ लेती हैं बच्चियाँ बहुत तेज, मैं देखता हूँ अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, बट GS पार्ट को लेके अक्सर ये डाउनफॉल चले जाते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या रहनी चाहिए GS को लेकर स्ट्रैटेजी, कुछ आप बताएं श्रेयांश। जो मेरी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रही थी कि मैंने शुरुआत में ये ट्राई किया था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक नहीं चाहिए, फर्स्ट की शुरुआत के एक्सपीरियंस के लिए लेट्स जस्ट गो फॉर द कट ऑफ मार्क्स। सो उसके लिए मैंने पहले टारगेट को अपनी जो स्टडी थी उसको पूरी ब्रॉडली लेने के बजाय, मल्टी डायमेंशनल लेने के बजाय स्पेसिफिक टॉपिक्स चूज़ किए जिसमें आप स्कोर ज़्यादा कर सकते हो। जैसे अगर एक एग्जांपल हिस्ट्री उठा लो, मिडिवल है, एंशिएंट मिडिवल एंड मॉडर्न है। अगर आप तीनों कोर्स देखो तो एंशिएंट मिडिवल का कोर्स काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है, बट क्वेश्चंस गिने चुने आते हैं। सही बात है, मेन मॉडर्न पे क्वेश्चन जो आपको आते हैं मॉडर्न से आते हैं। मॉडर्न में स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने का फायदा ये होता है कि इसकी प्रिपरेशन आपकी हेल्प करेगी पॉलिटी में। तो अगर आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि लक्ष्मीकांत अगर आप बुक देखते हो UPSC प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके पहले 2 चैप्टर आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, तो काइंड ऑफ आपकी आधी मॉडर्न वहीं से रेडी हो जाती है। सो मॉडर्न में आप पुराने पेजेंट्री मूवमेंट से लेकर शुरू कर दो, जो डिक्लाइन ऑफ मुगल के बाद से वो पढ़ना शुरू करो, शुरुआत तक आप मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करो, फिर पॉलिटी आप अगर उठाते हो तो आपका इस काइंड ऑफ स्टोरी दिमाग में बैठ जाएगी, तो क्वेश्चन आपके ईजिली अटेम्प्ट हो जाते हैं। अगर आप टाइमलाइन बना रहे हो, नोट्स में अपनी टाइमलाइन जरूर से बना लेना, टाइमलाइन के हिसाब से आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद आपका ज्योग्राफी पोर्शन आता है, ज्योग्राफी में आप मैपिंग को देखना, मैपिंग पढ़ते टाइम ध्यान देना कि करंट इवेंट से आपको उसको लिंक करना है। रिसेंटली अक्सर जो UPSC के क्वेश्चन मेनली वो ये आते हैं कि जो अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसके आसपास के नेबरिंग कंट्रीज क्या हैं, वहाँ कौन सी स्टेट्स जा रही हैं, वो स्टेट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं,
ये सब टॉपिक स्पेसिफिकली पढ़ने के फायदे होते हैं कि अक्सर करंट के क्वेश्चंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी और करंट का आपने लिंक बना लिया, पॉलिटी और हिस्ट्री का आपने लिंक बना लिया। इस तरह से अगर आप टॉपिक्स के लिंक बना के पढ़ोगे तो वो वास्ट नहीं लगेगा, बर्डन नहीं लगता, और अगर दिमाग में मैपिंग हो जाती है, माइंड मैपिंग, तो फिर आपको रिवीजन करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है उसके आगे। इकोनॉमिक्स पार्ट क्या केवल करंट से कवर होगा कि स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान? भाई अगर आपको फुल AIR के लिए चाह रहे हो तो आपको इकोनॉमिक्स बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, करंट से रिलेटेड करके पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप कट ऑफ के लिए फिर से क्लियर कर रहे हो तो आप इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ने के लिए भी आपको करंट से रिलेट करना पड़ेगा। जैसे अगर RBI आपका रेपो रेट नया जारी करेगी तो डेफिनेटली कि या तो आपको करंट में क्वेश्चन आएगा या तो इकोनॉमिक्स के लिए आपका क्वेश्चन आएगा कि रेपो रेट का मतलब क्या होता है। अभी फिलहाल के UPSC के ज़्यादातर करंट अफेयर से क्वेश्चन लाइन में आ रहे हैं, स्टैटिक 1 पॉइंट नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ लेता है। इकोनॉमिक्स में मेनली यही होता है कि वो डेफिनेशन डायरेक्टली पूछेगा। तो जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक आपको लास्ट के 6 मंथ में लग रहा है कि न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है, अब उसकी डिटेल पूरे जानो, उससे रिलेटेड बाकी टॉपिक्स भी आगे पीछे के देख लो सो सिलेबस के हिसाब से, तो अक्सर क्वेश्चन उन्हीं एरियाज में आते हैं जो करंट अफेयर से रहा है। तो अगर आप करंट अफेयर को साथ में दिमाग में लेके चल रहे हो, उस हिसाब से भी प्रिपरेशन लिंक करते हुए चल रहे हो, तो कट ऑफ क्लियर करना बहुत मुश्किल नहीं लगेगा। एग्जैक्टली हम पूरा का पूरा देखते भी हैं तो उसी हिसाब से समझ में आता है कहीं ना कहीं बहुत कुछ करंट से क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, और करंट पे आपका कंट्रोल सही चल रहा है। तो लाजमी सी बात है कि आप हिस्ट्री में भी और ज्योग्राफी में भी एक अच्छी लिंकिंग मेंटेन कर पाएँ, और जैसे अल्टीमेट कहा कि ब्रेन मैप और रखना पड़ेगा, तभी आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। अभी पॉइंट यहाँ पे यही है ना कि लाइक ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड को जब हम बच्चा देख रहे हैं तो ये रट्टा मार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है एक्चुअली। आपको जीना पड़ेगा, उस चीज़ को महसूस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ये आप ही कर सकते हैं। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समबडी एल्स विल कम टू इंजेक्ट समथिंग इंटरेस्टिंग इन यू, नो, वो शायद कुछ घंटे कुछ मिनट के लिए आपके दिमाग में डाल दें। अल्टीमेट आप कितना भी रट लोगे कुछ नहीं होने वाला है। फिर तो वही होगा ना, चारों ऑप्शन सही हैं सर, क्या है, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। तो जब सब सही है तो दिल में जो लगा फिर वही सही है सर। तो ये चीज़ मैक्सिमम हैपन हो रही है, आप समझ लो। तो इस चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एंड स्पेशली आई गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करंट टू श्रेयांश, बिकॉज लगातार इसी पे काम कर रहे हैं। तो करंट की मैगजीन सब रिलीज़ होना स्टार्ट हो गई हैं, शायद जून मंथ की आ भी गई है। तो लगातार जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और हर मंथ स्पेशल एक क्लास भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें उस महीने के जितने भी इंसिडेंट एंड टॉपिक्स रहेंगे वो हम सारे के सारे क्या करेंगे, वहाँ पे कवर करेंगे, जिससे कि आपका एक ओवरलुक बनता चला जाए, और जब नवंबर में आपका एग्ज़ाम आए तो आप अच्छा कर पाएँ। और शायद जुलाई में भी एक स्पेशल करंट का हम क्लास अरेंज करेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि लास्ट 2-3 महीने जो भी इंसिडेंट्स रहे हैं उसको हम कवर करने का वहाँ पे कोशिश करेंगे। 33 क्वेश्चन फ्रॉम करंट, कितना? अगर पूरे किताब को देख लो तो मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल तो इसी का है। इफ विल कवर इट देन एवरीथिंग इज ओके। बट ये होता है करंट में आप डिपेंडेंसी बहुत शो कर रहे हो। करंट के लिए कैसे ये काम करें, लाइक व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, क्या इनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ये लोग बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल के हैं, तो इनकी करंट का लेवल का जो एक्सपेक्टेशन लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन से हो तो ये कहा जाता है कि आप सिर्फ डिफेंस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। स्पेशली आपकी डिफेंस की अगर आप UPSC CDS की तैयारी करो तो UPSC होता है, और UPSC के किसी भी एग्जाम को उठा लेते हैं, उनका लगता है कि बेस ही उनका करंट अफेयर से रिलेटेड ही रहता है। एग्जैक्टली, UPSC जुड़ गया मतलब फिर वो UPSC ही है। UPSC ही है। आप ये नहीं सोच सकते कि UPSC के टफनेस लेवल के हिसाब से सीरियस सिंपल एग्जाम होता है। अगर आप UPSC के एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका लेवल उस लेवल का प्रिपरेशन होना जरूरी है। तो बेसिक आप वही है, आप एक न्यूज़पेपर लगा लो, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, आधे घंटे आपको उसकी रीडिंग करना वो कंपलसरी है। उसके बाद आपके मंथली मैगजीन्स हो गए, वीकली मैगजीन्स हो गई, वीकली यूट्यूब वीडियोस हो गए, बाकी आपके क्लासेस अगर चल रहे उसको रेगुलरली लेते रहिए, खुद को अपडेट करते रहिए। क्लासेस पे पूरा डिपेंड नहीं होना है आपको। एग्जैक्टली, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने। एंड बीइंग अ ग्रेजुएट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब आपको ये बात थोड़ा समझना भी होगा। अमूमन क्या एक टेम्पो बन जाता है कि लाइक कि हम आ गए तो अब सर करा देंगे, नहीं। ग्रेजुएट एंट्री का एक सिंपल फंडा समझ ले भाई कि जितना आप निचोड़ सकते हो सामने वाले को निचोड़ो। और किसी को भी निचोड़ने की जब बात आती है ना तो उसमें सिंपल सा मसला यही आता है कि आप उस टॉपिक पे आपका भी कोई विजन, कॉन्सेप्ट, विजुअलाइजेशन है कि नहीं है। नहीं तो यहाँ जो चल रहा है सब राम कथा है सर, सब सही। पूजा चल रहा है, पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, सारे मंत्र क्या है सर, सही, क्योंकि मुझे कोई मंत्र आते ही नहीं, किसी मंत्र का मुझे कोई मतलब ही नहीं मालूम है। तो बस कैसे आज का मंत्र खत्म हो, फिर अगले मंत्र का इंतजार करेंगे बैठ के। और इसमें समय बीतता क्या होता है बच्चा, लाइक यू आर मैच्योर वन, आई एम टॉकिंग, आप कलीग की तरह है हमारे, और अभी हम लोग भी बुढ़े नहीं हुए हैं, स्टिल यंग एंड बी प्रिपेयर फॉर सच ए कॉम्पिटिशन। हम भी इसी कॉम्पिटिशन से निकल के आए हैं, तो वी जस्ट वांट टू शेयर आवर रियल एक्सपीरियंस। कैसा नहीं कि कोई मेजर कल से ज्वाइन कर लिया तो सिलेक्ट, ऐसा कहाँ लिखा है भाई। अल्टीमेट तो प्रयास किसको करना है, आपको ही करना है। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी हो गया, क्या उस लेवल का हम एफर्ट कर रहे हैं।
सम कैंडिडेट इंटरेक्ट विथ मी एंड दे सेड कि सर मेरा मोटिवेशन गिरता जा रहा है। अरे भाई वो गिर किस लिए रहा है? इसीलिए गिर रहा है क्योंकि जो तुम करने आए हो ना वो कर ही नहीं रहे हो, जो तुम करना चाहते हो वो भी नहीं कर रहे हो। करंट के लिए भी अब वर्किंग हार्ड और बहुत जल्द अच्छी अच्छी चीज़ें हम लेके आएंगे और बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके अच्छा करने के लिए। बट आई थिंक यू इनफ मैच्योर, आप सब बहुत बहादुर हैं, मैच्योर हैं और हमारी बड़ी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन आपसे है। और मैंने कहा ना कि सारे फॉर्म भरने हैं। क्या करना है सर? सब भरो यार, जब ठान ही लिया यही करना है तो फिर करना है ना। मैं ऐसा भी नहीं कि तुमको एसएससी सीजीएल के लिए भी रोकूंगा, आएगा तो भर दो। सिलेबस में क्या अंतर है? कोई डिफरेंस नहीं। तो जिस सर इस लेवल की हम पढ़ाई कर ही रहे हैं सर, तो फिर हम सब कुछ देंगे। और हमको सर साल भर में 1.5 साल में सर सफलता चाहिए, मतलब चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ नहीं समझ में आता सर। और लोगों बहुत पॉजिटिविटी है, जैसे जो एनर्जी मैंने बताया ना 10+2 लेवल पे देखने को मिल रही, वही ग्रेजुएशन लेवल पे भी है। मुझे दुख है इस बात का कि शायद श्रेयांश ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये होता भी है भाई, कि एनडीए बैकग्राउंड से रहे तो ज़्यादातर अटैचमेंट किससे हो जाता है? उन लोगों से होता चला गया। बट टाइम बिंग जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ी है, मुझे लगता है कि यार ग्रेजुएशन एंट्री में ज़्यादा पोटेंशियल्स हैं और ज़्यादा मेच्योर कैंडिडेट्स हैं। अगर ये फोकस हो जाए तो सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि अब इनमें वो बचपना नहीं है उस लेवल का। दे आर सीरियस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ देम। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो बीइंग अ ग्रेजुएट कैंडिडेट, द सेम एक्सपेक्टेशन एंड सेम एग्जाम्पल यू नीड टू सेट, जो आपके नीचे आ रहे हैं 10+2 लेवल वाले, और वो आप अपनी पढ़ाई और गाइडेंस से ही कर सकते हैं और कोई रास्ता उस चीज़ का नहीं है। बट मुझे लगता है कि हर वक्त आपको खुद के अंदर खुद को तलाशने की आवश्यकता है। एंड दैट रियलाइजेशन मेक यू कॉन्फिडेंट एंड फोकस्ड। वही रियलाइजेशन आपको कॉन्फिडेंट भी बनाएगा और फोकस भी बनाएगा अपने एग्जाम ओरिएंटेड लेकर के, ठीक है ना। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उसको फिल करिए। तो अगला जो आपका 8 से 10 महीना है बड़ा गोल्डन है, तो जम के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए आप तैयार होंगे तो हम एफर्ट्स करेंगे आपके लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। किसी ऊर्जा और जोश को बनाए रखिए एंड विल डू समथिंग बेस्ट। ग्रेजुएशन का आप भविष्य हमारे लिए, और हम अब डेडिकेटली आप लोगों के लिए लगेंगे और हर तरह से काम करेंगे। और कोई टाइम ऐसा नहीं कि आपका टाइम 10 से 1:30 है या कुछ है। 10 to 4 कैंपस समझ लो, 10 से 4 हमारी ड्यूटी है सर। क्या है? हमें ना कहीं जाना है ना आना है सर, 10 से 4 हमको कैंपस में रहना है। सुबह बिल्कुल उठिए टाइम से, बढ़िया रेस लगाइए। रेस कितने लोग करते हैं इसमें? हाथ उठाएं। ये हाल है देश का। रेस इज़ अ डिफरेंट एनर्जी बेटा। समटाइम यू विल आस्क ना कि सर आई एम डीमोटिवेटेड राइट नाउ बिकॉज ऑफ 2 रीज़न ओनली। क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो फिजिकल एफर्ट्स चाहिए होते हैं वो भी आप नहीं कर रहे हैं, और दूसरा जो इसका एफर्ट चाहिए होता है उसको भी आप नहीं कर रहे हैं। अब जब दोनों पॉजिटिव डायरेक्शंस में एफर्ट्स नहीं होते हैं तो सर भी भारी होता है और मन भी लगना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो दिस इज़ अ टाइम टू गिव द बेस्ट। सुबह आपको नशा होना चाहिए, एडिक्शन होना चाहिए। कहते हैं बुरी चीज़ों की आदतें लगानी नहीं होती, लग जाती हैं। बट जैसे बुरी चीज़ों की आदतें लगती हैं ज़िंदगी में, वैसे अच्छी चीज़ की भी आदत लगती है। और उनमें से अच्छी चीज़ है आपका दौड़ना सुबह। एक अलग पॉजिटिविटी, एक अलग एनर्जी। कुछ लोग हैं, मैं देखता हूँ इसमें 10 बजे नहीं आ पाते हैं। आप एक अच्छी साइकोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं बेटा। अल्टीमेट समझ लेना, जब यहाँ से बढ़ के अगले स्टेज पे जाओगे ना, तो रिटन का टेस्ट नहीं है, आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट है। आपके अचीवमेंट, आपके एफर्ट, आपके डिसिप्लिन, आपका डिटर्मिनेशन, आपका करेज, घूम फिर के यही सब घूमता रहेगा राउंड 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 राउंड। यही सत्य है और यही ढूंढेंगे वो बैठ के आपके अंदर। और इन क्वालिटीज़ में कई क्वालिटीज़ को पैदा करता है आपका रेस। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में बहुत दहलीज से अब आप आगे आ गए हैं। तो अभी आपके लाइफ का जो सबसे मेन प्रॉस्पेक्ट है, मुझे लगता है कि अब वो स्टडी है। तो जस्ट फोकस ऑन दिस, इस पर ज़बरदस्त फोकस करिए, मज़ा आएगा। आज से अच्छे से पढ़ाई करिए, क्या करिए, और एक पॉजिटिविटी एनर्जी दिखाइए। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दीज पीपल। इन लोगों से बचने की कोशिश करिए। खास करके भैया टाइप के लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? जो कि पिछले 20 साल से इलाहाबाद का इतिहास लिख रहे हैं, कुछ अभी इनसे हुआ नहीं, और कोई इनके सामने आता है तो ज्ञान की पोटली क्या कर देते हैं, अलग लेवल पे रख देते हैं। तो ऐसे लोगों का बिल्कुल विचार नहीं सुनना है। आपकी सफलता, आपकी असफलता दोनों आपके हाथ में है। मेहनत करिए अच्छाई से। बस एक लक्ष्य बना के चलिएगा कि सर जो हमारा डेली का टास्क है उसको हम डेली ख़त्म करेंगे, कुछ नहीं। बहुत सारे टाइम टेबल कागज़ के टुकड़ों पे बना लो, दीवार पे चिपका लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। अल्टीमेट सारा टाइम टेबल कहाँ है? यहाँ है। और वो टाइम टेबल ये कहता है आपसे कि आज का काम सर आज ख़त्म होगा। बस सिंपल फंडा ये होना चाहिए कि जो टॉपिक आज कवर किया गया है इसको रिवाइज करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम क्या करेंगे बच्चा, अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। सेकंड,
कि कल जो टॉपिक होने वाला है उसको भी थोड़ा सा पढ़ के और रिवाइज करके हम जाएंगे। बस इतना पकड़ के चलते रहिए, आराम से क्वालिफाई करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चा, चलिए, थैंक यू सो मच एंड इट वाज लवली इंटरेक्शन विथ ऑल ऑफ यू।